जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत अब होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना तथा कर्मचारियों के लिए 5 कार्य दिवस प्रणाली शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं, जिसमें मुख्य बात करें तो बघेल ने जनता के नाम अपने संदेश में श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत जो पंजीकृत हितग्राही है, इनकी प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों तथा विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र और प्रत्येक विकासखंड में ITI खोले जाने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी है। श्रमिकों की बेटियों को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 20-20 हजार रुपए मिलने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में मनाया गया। सशस्त्र बल के जवानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें अब हफ्ते में महज 5 दिन ही काम करना होगा और सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है उनमें कुछ इस प्रकार है। पहला जो है, रिहायशी इलाकों में रहने वाले व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नियमितीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी साल कानून लाया जाएगा। नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड की दी जाएगी। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। युवा रोजगार के लिए बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। अगले घोषणा में औद्योगिक नीति में संशोधन करके अन्य पिछड़ा वर्ग उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इसके अगले घोषणा में बात करें तो खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर करी जानी है। तो ये सभी घोषणाएं जो है की गई है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। दिल्ली जैसा जो दंगल है वो अब नवा रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में जो है किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। किसान बेटियों ने भी आंदोलन की अगुवाई की है और इन्हीं ने जो है ट्रैक्टर की जो कमान है वो संभाली हुई थी। दरअसल दमन की कोशिश में किसान आंदोलन ने दानव रूप ले लिया है। दिल्ली जैसा दंगल अब नवा रायपुर में भी दिखने लगा है। दिल्ली की तर्ज पर नवा रायपुर में भी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। किसानों ने हजारों की तादाद में अपनी ताकत दिखाई है। किसान बेटियों आंदोलन की अगुवाई की और पूरा नवा रायपुर जय जवान जय किसान के नारों से गूंज उठा। इधर नवा रायपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ही सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल करके सरकार का विरोध किया। ट्रैक्टर रैली निकाल करके किसानों ने राज्य सरकार को संदेश दिया है कि ये विरोध अभी लंबा चलेगा। भू अर्जन की मांग को लेकर के राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के 27 गांवों के किसान बीते 3 जनवरी से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA के कार्यालय के भीतर ही पंडाल गाड़ करके अपना आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर यहां एक और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रभावित किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार का विरोध जताया है।
और अब चलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है टेस्ट की संख्या लगभग 20,993 टेस्ट हुए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लगभग अब पॉजिटिविटी रेट जो है बढ़कर 15.81% पर जा पहुंची है। इसके अलावा बात करें तो 3,318 नए कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करें तो पॉजिटिव प्रकरण कुल मिलाकर 3,318 नए सामने आए हैं, जबकि 110 लोगों के डिस्चार्ज किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में 29,180 वर्तमान सक्रिय मरीज हैं। और अब बात करते हैं जिलेवार आंकड़ों के अनुसार तो दुर्ग में 413, राजनांदगांव में 133, बालोद में 19, जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं रायपुर की तो 1050 समेत, बिलासपुर में 166 और रायगढ़ में 133 समेत कोरबा में 124, जांजगीर चांपा में 206 नए मरीज सामने आए हैं। और अब बात स्वामी आत्मानंद योजना के तहत 9 स्कूल खोले जा चुके हैं। सरकारी इंग्लिश स्कूलों में दाखिले की होड़ में नए जो स्कूल है वो नहीं खुल सके, तो इसकी वजह से 2 पालियों में अब कक्षाएं संचालित होने जा रही हैं। दरअसल स्वामी आत्मानंद योजना के तहत खोले गए सरकारी इंग्लिश स्कूलों में अभी से दाखिले की होड़ लगनी शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होनी है, लेकिन स्कूलों और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अर्जियां देने के लिए लोग जनवरी से ही पहुंचने लगे हैं। पिछले सत्र में 9 स्कूल खोले गए थे, उसके बाद भी हर स्कूल में 2-2 हज़ार से ज़्यादा अर्जियों को निरस्त करना पड़ा था। हालात को देखते हुए इस सत्र नए स्कूल खुल सकते हैं और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा नहीं होने पर स्कूल सुबह और दोपहर 2 पालियों में लगाई जाएंगी। 2 पालियों में स्कूल होने से सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और नए स्कूलों के साथ 2 पाली करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। रायपुर की 9 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 640 सीटें हैं और पालियों में कक्षाएं लगने की वजह से अब सीटों की संख्या बढ़कर 1280 हो जाएगी। ऐसा करना ज़्यादा दिक्कत भरा नहीं है, इसीलिए भी क्योंकि राजधानी के सरकारी हिंदी मीडियम के कई स्कूल 2 पालियों में संचालित हो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय भी 2 पालियों में भी संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन अब 14% मिलने वाला है। हर ब्लॉक में ITI, दलहन तिलहन की खरीदी MSP पर, श्रमिक परिवारों की 2 लड़कियों के जन्म पर 20-20 हज़ार रुपये देने का घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ है। और इसी के लिए हम आपको विस्तार से जो अगर मैं खबर बताऊं तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए और राज्य सरकार के सभी विकास खंडों में IIT खोलने जा रही है। धान और कोदो कुटकी की तर्ज पर अब दलहन और तिलहन किस्म की जो फसलें हैं इनकी खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में इसकी घोषणा कर दिए गए हैं। इसी तरह कर्मचारियों के हितों में ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंशदायी पेंशन की राशि को बढ़ाकर यानी कि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इसकी वजह से इस तरह श्रमिक परिवारों के आर्थिक बोझ को बचाने के लिए यानी कि श्रमिक परिवारों पर शादी के वक्त पड़ने वाले आर्थिक बोझ को बचाने के लिए इनको जो है यानी कि जो श्रमिक परिवार के जो लड़कियां हैं इनको 20-20 हज़ार रुपये नगद दिए जाएंगे, ताकि उन्हें बेटियों की परवरिश करने में कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस किए जाने के लिए अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरे सामने जनता के सामने इन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ का दम राजपथ पर देखने को मिला बीते दिन। गोधन न्याय योजना की झांकी देख करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ने बजाई ताली, आपके वोट से जीतेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ की झांकी जैसे ही राजपथ पर पहुंची, इसे देख करके सभी लोग हैरान थे। गाय और गोबर से हो रहे ग्रामीण विकास की छटा इस झांकी में शामिल थी। सलामी मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मंच के करीब बैठे ही लगभग केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जैसे ही छत्तीसगढ़ की झांकी को देखा, उन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर के तालियां बजाते हुए झांकी का लुत्फ लिया। इस बार भारत के सिर्फ 12 राज्यों की झांकियां ही प्रदर्शित की गई थी और प्रदर्शन के लिए चयनित हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल रहा। कृषि प्रधान राज्य की इस साल की झांकी गोधन न्याय योजना से संबंधित रही। छत्तीसगढ़ की झांकी को रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के मुश्किल सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना था। इसके बाद ही परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी को शामिल किया गया। दरअसल आपका ही
ही वोट जो है छत्तीसगढ़ की झांकी को जिता सकता है। अब राजपथ पर प्रदर्शित होने वाली सभी राज्यों की झांकी में बेस्ट को चुनने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया की जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शित झांकियों में से लोग अपनी मनपसंद झांकी को चयन कर सकते हैं। लोगों ने इस बार पहली बार अपनी पसंद झांकी चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा मिली है। इसके लिए आप mygov.in/rd2022 पर अपना लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस लिंक के माध्यम से देश के राज्यों के नाम का ऑप्शन चयन करने के लिए उपलब्ध है। यहाँ छत्तीसगढ़ की झांकी को आप अपना वोट दे सकते हैं या फिर जिस भी झांकी जो आपको पसंद आया होगा राजपथ पर वो अपना वोट प्रदान कर सकते हैं और जिसे सर्वाधिक मत मिलेगा वही ही इस बार के झांकी का विजेता होगा। विशेषज्ञ बोले कोरोना का यही पीक है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट इस हफ्ते सर्वाधिक, फरवरी में घटेगी मरीजों की संख्या और वायरस की क्षमता होगी कम। दरअसल बात करें तीसरी लहर में कोरोना का खतरा भले ही पूरी तरीके से टला नहीं है लेकिन चिंता जरूर कम हुई है। जनवरी के 4 सप्ताह में हर हफ्ते मिल रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या की समीक्षा से ये साफ हो गया है कि चौथा सप्ताह पीक वाला है। 22 जनवरी से शुरू चौथे सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट अब 23 को लेकर के सबसे ज़्यादा 14.03% रही, यानी कि 100 संदिग्धों की जांच में 14 से ज़्यादा मरीज मिले हैं और यही पॉजिटिविटी दर अब तक का सबसे ज़्यादा दर रहा है। जनवरी खत्म होने तक पॉजिटिविटी रेट इसी दर के आसपास रहने के संकेत हैं, यानी कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि फरवरी से संक्रमण कम होना शुरू होगा और मार्च के आते आते संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम हो जाएगी, जैसा कि पहले भी हो रहा था। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जनवरी से ही शुरू मानी जा रही है और हमारी टीम के विशेषज्ञों के साथ बात करें तो 1 जनवरी से संक्रमण दर की समीक्षा की गई। पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जनवरी तक हर 100 नमूनों की जांच में महज 1.18 लोग जो है यहाँ पर संक्रमित पाए जा रहे थे और अधिकतम 6.32 लोग। इसके अलावा बात करें इस सप्ताह पूरे सप्ताह की बात करें संक्रमण दर की तो महीने की तुलना में सबसे कम रही है। जांच की संख्या भी कम थी, हालांकि टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ मरीज भी बढ़ते गए और कोरोना संक्रमण की दर में वृद्धि अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होती गई। इधर 1 जनवरी को 23,590 लोगों की जांच में 279 मरीज मिले थे। तब से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा 13 फरवरी को। ऐसे में राज्य सेवा परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्षों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। 17 जिलों में 250 केंद्रों पर पीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन होगा। दरअसल बात करें राज्य सेवा परीक्षा के लिए इस बार केंद्राध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें परीक्षा के आयोजन के संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियां दी जानी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी और इसके लिए जल्द निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। पीएससी प्रीलिम्स 13 फरवरी को होगी और इसके लिए 17 जिलों में तकरीबन 250 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पीएससी 2021 के तहत 171 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए 20 विभागों से प्रस्ताव मिले हैं। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, रोजगार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक समेत अन्य पदों पर भर्तियां होनी है और ऐसे में प्रीलिम्स के लिए तकरीबन 1 लाख आवेदन मिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, सरगुजा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, इसके अलावा धमतरी, दंतेवाड़ा, जबकि बस्तर के जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद से लेकर के रायगढ़, राजनांदगांव और बलौदाबाजार में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। लाइसेंस पैटर्न पर आवास आवंटित होगा। 13 साल बाद 1100 गैर बीएसपी को लाइसेंस पैटर्न पर प्रबंधन जो है मकान देने वाला है। ऐसे में प्रबंधन ने कब्जाधारियों से हो रहे नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दरअसल गैर बीएसपी करीब 1100 परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रबंधन उन्हें अब लाइसेंस पैटर्न पर आवास आवंटित करने जा रहा है, जिसका वे लगभग पिछले 13 साल से इंतजार कर रहे थे। बीएसपी प्रबंधन ने वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2013 तक गैर बीएसपी वर्ग सहित सभी को लाइसेंस पद्धति के आधार पर आवास आवंटित करने की योजना लागू की थी और योजना उन लोगों के लिए थी जो बीएसपी के मकान में कब्जे में रह रहे थे। उस समय से कब्जेधारियों को आवेदन के लिए तकरीबन 5000 का डीडी और अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर 5000 के एक और डीडी के साथ ही 11 माह का किराया एडवांस में जमा करने को कहा गया था और तकरीबन 600 कब्जेधारियों ने प्रक्रिया पूरी की। इस बीच 2013 में स्कीम अचानक बंद कर दी गई और तकरीबन 1100 आवेदन
आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। उनका डिपॉजिट भी वापस नहीं किया गया है और 2013 में इस योजना को बंद किया गया था और जिस पर लगभग 1100 आवेदन पेंडिंग थे। आवास में रहकर भी ना ही किराया दे रहे थे और ना ही बिल। दरअसल लाइसेंस में आवास आवंटित नहीं होने के बाद भी कब्जेधारियों ने मकान से कब्जा नहीं छोड़ा और तब से अभी तक उसी मकान में निवासरत हैं। इसकी वजह से प्रबंधन ने एक बार फिर से खुद को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए उन्हें लाइसेंस में आवास आवंटित करने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में 14 सालों में पहली बार पद्म सम्मान किसी को नहीं मिला। देश की 128 हस्तियां जो है चयनित की गई थी, पर एक भी छत्तीसगढ़िया को यह अवार्ड नहीं मिला है। इस बार की बात करें तो जानकार बोले कि नई प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। दरअसल बात करें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार कौन होगा जिसे पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा। लिस्ट में देश के 128 हस्तियों के नाम थे, मगर एक भी छत्तीसगढ़िया का नाम इसमें शामिल नहीं था। ये 14 सालों में पहली बार है जब पद्म सम्मान में छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले पद्म सम्मान पाने वाले पद्मश्री डॉक्टर A.T. दाबके हैं। ऐसे में वर्ष 2008 से लगातार साल 2021 तक प्रदेश में किसी न किसी क्षेत्र में लोगों को पद्म सम्मान मिलता रहा है और इस साल अवार्ड न मिलने की वजह से कई तरह की चर्चाएं हैं। संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक यानी कि रिटायर्ड जो राहुल सिंह हैं, इन्होंने अवार्ड में नाम भेजने की प्रक्रिया के जानकार हैं और इन्होंने कहा कि इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की सूची में छत्तीसगढ़ से किसी का नाम भी जानकारी में नहीं है। मेरा अनुभव है कि आवेदन जो अब ऑनलाइन किए जाते हैं उसमें अपेक्षा अनुरूप जानकारी न दे पाने की वजह से कई योग्य पात्र इस सम्मान से वंचित रह गए हैं। बहरहाल आने वाले समय में तैयारियां पूरी रखनी होगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।